कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ बातें जहां होती हैं खुल्लम खुल्ला, और वो बताते हैं आपको जो कोई और नहीं बताता। मेहमानों से आपको शुरुआत में मिलवा देता हूं। हमारे साथ हैं मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के पूर्व चांसलर, इस्लाम के बहुत गहन जानकार और पॉलिटिकल कमेंटेटर जफर सरेशवाला साहब। जफर साहब, बहुत स्वागत है आपका। और घेर घार के मैं इनको लाया हूं, आना नहीं चाह रहे थे, अभी बातें करेंगे तो आपको पता चलेगा। शांतनु गुप्ता जी हमारे साथ आ चुके हैं। शांतनु जी की भी राजनीति पर टिप्पणियां आप रोज सुनते हैं, पढ़ते हैं। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर साहब, उनके जो खास इनपुट्स होते हैं वो भी वही जो कोई और नहीं बताता टाइप वाले, वो आपको यहीं सुनने को मिलते हैं। बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। अच्छा, जफर साहब को आज हमने खास मकसद से बुलाया क्योंकि इनसे मेरी बात होती है, तो इन्होंने मुझे, ये अभी किसी विशेष यात्रा से लौटे हैं। जफर सरेशवाला सऊदी अरब में सऊदी सरकार के मेहमान के तौर पर हज करने के लिए गए थे। और ये जो वहाँ की सरकार है, हर साल कुछ लोगों को, चुनिंदा दुनिया भर से कुछ लोगों को अपने गेस्ट के तौर पर, स्टेट गेस्ट के तौर पर इनवाइट करती है। एंड ही हैड द ऑनर टू बी द ओनली इंडियन देयर। ये अकेले हिंदुस्तानी थे वहाँ पर जो गए हुए थे, और वहाँ इनका इंटरेक्शन हुआ बिल्कुल वहाँ की सरकार में बिल्कुल टॉप लेवल पर बैठे लोगों से। मैं नाम मैं नहीं लूँगा, ये लें तो बेहतर है, और बहुत सारे लोगों से। और इनके ट्रैवल से बातें निकल कर क्या आई, वो जो हमारे लिए ज़रूरी है। इसलिए आज का प्रोग्राम आप सब लोग देखें, और मैं कहता हूं खास तौर पर हमारे मुस्लिम भाई बहन इस प्रोग्राम को जरूर देखें और इनकी बात को जरूर सुनें। हमारे देश में क्या चल रहा है, अभी चुनाव आ गया बिहार का, तो क्या कहना शुरू कर दिया पार्टियों ने, एनआरसी लागू हो जाएगा, मुसलमानों के वोट काट दिए जाएंगे, मुसलमानों को की नागरिकता जो है एक बार फिर खतरे में आ जाएगी, बोला जा रहा है ना। इससे पहले क्या चल रहा था, वक्फ चल रहा था, अल्लाह की जमीन, गरीबों की जमीन, मुसलमानों की जमीन सरकार लूट लेना चाहती है, ये बात चल रही है। फिर इससे पहले ईद आई थी, तो ईद पर कुर्बानी पर हंगामा क्यों, मुसलमानों की हर रिवाज पर क्यों सवाल उठाया जाता है। हमारा कहा ना कई जगहों पर कि खुले में कुर्बानी नहीं होगी। उससे पहले क्या, सड़क पर नमाज पढ़ने में दिक्कत है। अगर एक दिन शुक्रवार के दिन मुसलमान कभी किसी सड़क पर नमाज पढ़ लेते हैं तो प्रॉब्लम क्या। ये छोटी छोटी बातें जिन जो हमारे यहाँ बड़ी बड़ी बन जाती हैं। दुनिया में क्या होता है, मुस्लिम दुनिया में क्या होता है, और मुस्लिम दुनिया में भी सऊदी अरब में कस्टोडियन ऑफ द होली मॉस्क्स, वहां क्या होता है, वहां क्या नियम है, कैसे चलते हैं वहां पर। वहां भी तो ईद बनती है ना, वहां कैसे होता है, वहां भी तो जुमे की नमाज होती है, कैसे होती है, वक्फ वहां भी है, वो कैसे चलता है। आज ये बातें होंगी तो आपका, मुझे भी एक वर्ल्ड व्यू मिला, आपको भी आज एक वर्ल्ड व्यू मिलेगा। तो जफर साहब, आपकी यात्रा सबसे पहले मुझे पता बहुत अच्छी रही, तो आपका मतलब व्हाट वाज द फर्स्ट, मतलब जो स्ट्राइकिंग चीज आपको नजर आई हो वहां जाकर के बतौर हिंदुस्तानी। नहीं, एक तो जो मैंने देखा, इसलिए कि मैं सालों से सऊदी अरब जाता हूँ, लेकिन जो रिमार्केबल चेंज हो रहा है वहाँ एक थॉट प्रोसेस में। किसी ज़माने में हम ये समझते थे कि सऊदी जो थी, या पूरी एक थॉट प्रोसेस उनकी थी, बहुत एक्सट्रीम थी मज़हब के मामले में। यानी वहाँ अगर आप देखें कि रिलीजियस पुलिस होती थी, जिसको मुतव्वा कहते हैं, रास्ते पे जैसे अजान होती थी दुकान बंद हो जाती थी। कोई गैर मुस्लिम औरत भी अगर आती है तो उसको अबाया पहनना पड़ता था। ये एक उनकी एक थॉट प्रोसेस थी। धीमे धीमे उन्होंने उसको बहुत ही मॉडरेट किया है। और उनका एक स्टैंडर्ड प्रिंसिपल है जो औरतों के मामले में, जैसे वहाँ, हाँ, एक और बात थी कि गाड़ी औरत नहीं चला सकती थी, अब औरत बिल्कुल चलाती। उन्होंने कहा कि भाई नहीं, आज़ादी, किसी को पूरा बुर्का पहनना है, ठीक है, किसी को सर ढांकना है, ठीक है, किसी को सर नहीं ढांकना है, ठीक है, वो भी चल रहा है, बिल्कुल। ओके। उन्होंने कहा कि भाई देखो, हम ये है, अब आपको चलना है। औरतें मैंने जिस तरह से देखी वहाँ, कभी भी, मैं पहले भी जाता था, अब मैं कंपनीज में जाता हूँ, वहाँ की मिनिस्ट्री में जाना होता था, औरतें भरी हुई हैं। तो उनका एक है कि भाई हाँ, जो इस्लाम में भी जो पर्दे का जो कंसेप्ट है, जो कुरान में, वो शाइस्तगी की बात की है इस्लाम ने, यानी मॉडरेट लिबास हो, संजीदगी का लिबास हो, ये बात की है। और वो सिर्फ औरत के लिए नहीं है, मर्द के लिए भी है। जो कुरान की जो आयत है पर्दे की, वो याय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वाले मर्द और ईमान वाली औरतें, दोनों को कहा है कि मर्द भी ऐसा लिबास नहीं पहने, शायद आदमी भी शॉर्ट्स नहीं पहन सकते। बिल्कुल, आदमी के लिए भी ऐसा कि जिसमें जिस्म के कंटूर, मतलब
जो अगर इस्लाम ने वही बात की है जो मॉडेस्टली आप भाई जो बात हिंदू मजहब में है, आप देखिए हिंदू कोई साध्वी आपने ऐसे लिबास में देखी है, कोई नन देखी है, तो इस्लाम ने भी वही बात की है जो नॉर्मल है। बट यू से सऊदी अरेबिया अब मॉडरेट होने की तरफ बहुत जबरदस्त तरीके से और बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट हो रहा है। तो और मेरा ये हुआ कि वो जो आपने कहा कि जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट का मैं गेस्ट था, तो जाहिर है वो एक रॉयल, मतलब उसका तो कोई लेवल ही नहीं, बल्कि ये हज के बाद मुझे लगा अब मैं ऑर्डिनरी हज कर भी पाऊंगा कि नहीं। एनीवे उसमें मेरे ख्याल से 100 के करीब लोग थे, 50 से ज़्यादा मुल्कों के थे। उसमें ज़्यादातर टॉप गवर्नमेंट फंक्शनरी थे, मिनिस्टर्स थे, जैसे मलेशिया और इंडोनेशिया के मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस थे, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स थे, मोरक्को के, और ये ताज़ा हुआ था ये वक्फ वाला नहीं, ये भाई एक तो पहलगाम और उसके बाद का। अच्छा। तो वो एक ताज़ा था। पाकिस्तान में कोई था क्या? हाँ, पाकिस्तान से कोई नहीं था, यानी पाकिस्तानी थे लेकिन नॉट फ्रॉम पाकिस्तान, जो अमेरिका में या इंग्लैंड में वो थे, मतलब जो पाकिस्तान ओरिजिन, बट देयर वाज नोबडी फ्रॉम पाकिस्तान। सऊदी वालों ने पाकिस्तानी वालों को मैं अकेला किसी पाकिस्तानी को नहीं बुलाया हज करने। और हिंदुस्तानी भी मेरे अलावा जो इंडियन थे, अमेरिका से 2 एक थे और इंग्लैंड से थे। तो ये सब मैं जानना चाह रहा हूँ, ये जो हमारे यहाँ इश्यूज हैं ये सब तो वहां भी होंगे ना, वहां कैसे चलता है ये? भाई देखिए, मसलन जैसे आपने शुरू में छोड़ा सड़क की नमाज का। देखिए मैं खुद, हम 10-12 साल पहले, 15 साल पहले बम्बई में, अगर आपको याद हो कि पहले सबसे पहले एक ही मस्जिद थी साउथ बॉम्बे में, अलाना में, और वो वहाँ सड़क बन जाती थी। तो हमने उस ज़माने में हम लोगों ने आगे बढ़े कि भाई यार, जब इस्लाम में प्रोविज़न है कि भाई ठीक है 5 नमाजें कर दो, कहते हैं भाई जगह नहीं है मस्जिद में, तो इस्लाम में प्रोविज़न है कि ठीक है 1 बजे एक नमाज हो, 1:20 को हो, 1:40 को हो, 2 बजे हो, एक मसला ख़त्म हो गया। और इस्लाम बिल्कुल इजाज़त नहीं देता कि आप अपनी इबादत इस तरह से करो कि किसी को तकलीफ हो। और सौरभ, मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि मैं ऊपर वाले की मेहरबानी समझता हूं कि मेरी जिंदगी में 15 साल की उम्र से अब तक एक नमाज मिस नहीं हुई है। क्या बात है! प्लेन में, ट्रेन में, शिप में, समंदर में, पहाड़ों में। तो हिंदुस्तान में कभी प्रॉब्लम हुई आपको? कभी नहीं, ट्रेन में, बस में। तो इस्लाम ने उसका प्रोविजन दिया है। अच्छा, ट्रेन में आपने जैसे कहा, मैं ट्रेन में सफ़र किया है बहुत मरतबा, तो मैं सीधा यार मैं नमाज पढ़ सकता हूँ। अरे भाई नहीं यार, जैसे मैं एक उधर गया इदारे में, तो मैंने कहा कि यार मैं नमाज पढ़ सकता हूँ, भाई इजाज़त ले लो। जैसे एक यूनिवर्सिटी का मसला आया था बीच में कि वो नमाज पढ़ रहे थे, मैंने कहा अल्लाह के बंदो, हमने भी प्रोग्राम किया था उसके कुछ दिन पहले MIT यूनिवर्सिटी में, तो मेरे साथ भी कम से कम 150-200 मुसलमान थे। तो मैंने कहा नहीं, हम ऐसे नमाज कहीं नहीं पढ़ेंगे। हमने पहले वाइस चांसलर साहब को पूछा कि भाई हमको 2 नमाजें आएंगी पढ़ने के लिए, तो आप बताइए कहाँ पढ़ें। अरे बिल्कुल, उन्होंने इंतजाम कर दिया। मैंने कहा पूछने में क्या जाता है, सऊदी में पढ़ सकते हैं ऐसे सड़क पे नमाज? नहीं, सऊदी में या किसी भी इस्लामी मुल्क में आप डेजिग्नेटेड जगह के अलावा नमाज नहीं पढ़ सकते। यहां तक के काबा जो है ना, काबा वो तो अल्लाह का घर है, इबादत की जगह है। काबे में भी उन्होंने, क्योंकि जब तवाफ करते हो जो है ना 7 चक्कर काटते हैं, उसके बाद नमाज पढ़नी पड़ती है, तो तब वो भी नमाज कहीं नहीं खड़े करके पढ़ सकते आप। वो डेजिग्नेटेड जो जगहें हैं वहीं पढ़ सकते हो। वो पुलिस उसका बोलता है हमारे यहाँ तो हंगामा हो जाता है कि भाई अब तो नमाज भी खतरे में आ गई, और उसको राइट की तरह देखा जाता है। लेकिन बहुत बार सुनने में आता है कि वो एक शो ऑफ स्ट्रेंथ की तरह ज़्यादा है, कि नंबर संख्या दिखाने का तरीका ज़्यादा है ना कि। और कई बार ऐसा देखा गया कि मस्जिदें हैं, मैदान है, जैसे उन्होंने कहा कि बारी से पढ़ सकते हैं 1 पे 1:20 पे, लेकिन इस तरह के जो सोल्यूशंस को नहीं यूज़ कराता, तो उसे वो बहुत जगह प्लेनली, और पॉलिटिशियन ने कहा कि वो शो ऑफ स्ट्रेंथ है। जब क्लोज कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि वो शो ऑफ स्ट्रेंथ है, नंबर्स को दिखाना है और नंबर को दिखा के अपनी ताकत को दिखाना, उसका भी है। तो जो आपका एक तरह से गाइडिंग लाइट है सऊदी अरेबिया, वहां पे नहीं हो रहा है। वहां पे आप डेजिग्नेटेड छोड़ को काबा में भी नहीं पढ़ सकते हैं, और आप यहाँ पे सड़कों वगैरह उसको राइट मान रहे हैं, उसको राइट मान रहे हैं कि सड़कों पर पुलिस वाला कहता है या हज्जी तरीक, और वो करने वाले कौन होते हैं मालूम है? इनवेरिएबली हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, यहीं के लोगों को वो ही होते हैं। उसको कहना पड़ता है। अच्छा हाँ, वो बेचारा, अब वो खड़े हो जाते हैं तो बेचारा बोलता नहीं है, लेकिन वो चिल्लाता है। मतलब कहने की बात यह है, जैसे UAE में या सऊदी अरब में मॉल हैं, मॉल में उन्होंने जगह बनाई है इबादत की। तो यहां भी
यही मैं यहां भी एयरपोर्ट पे नमाज वहीं पढ़ता हूं जो डेजिग्नेटेड है। इसी तरह कुर्बानी की बात की आपने, तो कुर्बानी भी वहां कहीं नहीं कर सकते, सिर्फ डेजिग्नेटेड जगह पर ही कुर्बानी होगी। और देखिए वो उनका इंतजाम है। जैसे मुझे भी कुर्बानी करनी थी हज की, तो मैंने उनको दे दिया था कि भाई, तो उनका मुझे मैसेज आ गया कि 8:05 को आपकी कुर्बानी होगी। और मुझे पूछा कि आपको गोश्त चाहिए, क्योंकि कुर्बानी में ये होता है ना कि भाई 1/3 आप अपने लिए रखो, 1/3 दोस्तों और 1/3 गरीबों के लिए। तो मैंने कहा नहीं। तो मुझे 8:05 को व्हाट्सअप आया और मेरे सामने दिखाया गया कि मेरा जानवर हाजा जफर सरेश वाला टक। तो आप अपना बकरा खरीद के नहीं ला सकते थे कहीं पर? बिल्कुल वो तो कर ही नहीं सकते। आप जाइए उसी जगह पर, डेजिग्नेटेड जगह पर ही इतनी कुर्बानियां हुई 25 हमारा तो इट तो राइट समझा जाता है कि नहीं साहब, मैं अपना जानवर मैं अपनी गली में काटूंगा। भाई देखो, इबादत जो है ना वो ऐसी होनी चाहिए कि वो बंदे और खुदा के दरमियान हो। अगर वो तीसरा आ गया ना तो फिर वो इबादत नहीं है। मेरे फादर कहते थे कि मियाँ नमाज है ना बिल्कुल अंदर कमरे में ऐसी जगह पढ़ो जहां कोई देखने वाला ना हो, सिर्फ खुदा और तुम हो। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप खुदा के लिए पढ़ रहे हैं, किसी को चढ़ाने के लिए पढ़ रहे हैं, इसमें फंडामेंटल। अब लेकिन जैसे मुझे याद है देवेंद्र, ये अभी हर साल ही होता है वैसे, योगी सरकार आने के बाद कम से कम यूपी के अंदर एक मतलब ये नियम बना दिया गया कि खुले में कुर्बानी नहीं होगी। और ये हर साल इस बात को लेकर के एक प्रॉब्लम होती है। राइट विंग वाले भी बोलते हैं और वो मुसलमान जो है उनको लगता है कि नहीं ये तो हमारे किसी हक पर शायद वो बनाया जा रहा है, मतलब दबाव बनाया जा रहा है। और इसमें इनवेरिएबली हम ये देखते हैं कि मुस्लिम लीडर तो होते ही हैं, उनके पीछे सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों के नेता भी खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल सर, इसमें खुद हो रहा है नहीं कि वो क्लेम और सप्रेशन जैसा मामला ज़्यादा नजर आने लगता है कि उस तरह की चीज़ें ही हो रही हैं और उसका जो निहित असली भावार्थ होना चाहिए वो पीछे छूटता नजर आता है। और ऐसे कंट्रोवर्सी पे जिनसे हम लोग जाने कि जैसे फॉरेन कंट्रीज में सऊदी अरब वगैरह, वहाँ जो मुस्लिम हैं, हमारे यहाँ जो विवाद होते हैं ऐसे, उसको वो कैसे देखते हैं? देखिए जैसे ये बातें आई मेरे सामने, और यहाँ मैं सरकारों से भी ये इल्तिजा करूंगा कि भाई एक डेजिग्नेटेड जगह, और मुसलमानों से कहूंगा कि भाई बम्बई में 4-5 जगह पूछो उनको कि भाई हमको वक्फ की लैंड है, भाई हमको ये कुर्बानी करनी है, तो वो स्लॉटर हाउस होते हैं। नहीं, स्लॉटर हाउस के अलावा ज्यादा हो जाता है, भाई कोई जगह दे दो। ठीक है, मैं तो कहता हूं जहां मुसलमान है ना वहां भी मैंने अपने वहां शुरू किया। सबसे पहले मेरे बोलते हैं ना चैरिटी बिगिंस एट होम, मैंने अपने घर में कुर्बानी बंद कर दी पहले ही कि यार ये क्या है, मैं किसी पड़ोसी को अच्छा लगे नहीं लगे, तो मैंने कहा नहीं भाई मैं फलानी जगह पे करूंगा। और मेरी मदर को मैंने बोला कि तुमको इसमें से जितना गोश्त चाहिए अभी मुझे बता दो, आ जाएगा। यहां नहीं होगी कुर्बानी। मेरे घर में लड़ाई हुई कितने सालों तक, हालांकि वहां तो सब मुसलमान है। बात वो नहीं है, बात है कि हमको एक डिसिप्लिन में आना पड़ेगा। ये नहीं, ये जानना चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं या ये जो क्लैशेस होते हैं इन इश्यूज पर, क्या इनको मुस्लिम दुनिया कैसे देखती है? कोई यहाँ पर मुसलमान को दबाया जा रहा है, सप्रेस किया जा रहा है, इस नज़र से देखती है या क्या? हाँ, आजकल क्या हो गया है कि दोनों चीज़ें हैं। जैसे हमारे कुछ लीडर हैं जो राइट विंग कुछ न कुछ बोलते हैं, तो उनके भी डायलॉग बड़े चल रहे हैं। जैसे वो शोले का डायलॉग है, कितने आदमी थे तो मार दो गोरी सालों को, वो भी बहुत चल रहा है। एक हमारे हैं बेचारे मिनिस्टर, तो वो भी एक चल रहा है अब तो ये बातें आई कि एज इफ के मुसलमान बहुत ही सप्रेस्ड है हिंदुस्तान में, और बिल्कुल अब बस वो तबाही है उसकी, और बिल्कुल उसका तो कोई फ्यूचर नहीं है। तो मेरी बात हुई वहाँ लोगों से, तो मैंने बोला भाई मुझे एक बात बताओ। मैंने कहा मैं तो पहली बात तो कोई गवर्नमेंट का एजेंट नहीं हूँ, मतलब मैं कोई मोदी साहब को खुश करने या किसी का मेरा काम नहीं है। लेकिन मैंने कहा यार एक बात बताओ कि हिंदुस्तान 140 करोड़ का मुल्क है, और मैंने कहा पाकिस्तान से 6 गुना बड़ा है। तो मुल्क में हाँ ये जो आप बता रहे हो जो किस्से ये हो रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि आज ही हो रहे हैं, हमेशा से होते थे। मतलब लिंचिंग और ये जो भी जो होता है वो हमेशा होता था, खाली इतना हो गया कि अब ये एक्स्ट्रापोलेट हो गया कि भाई ट्विटर और फेसबुक और उसकी वजह से वो बहुत ही मल्टीप्लिकेशन में दिखता है। लेकिन मैंने कहा कि आप मुझे एक बात बताओ, मैं एक कारोबारी फैमिली से हूँ और मेरी तरह हजारों लोग हैं मुसलमान जो कारोबार करते हैं। मैंने कहा हमारा जो हम कारोबार करते हैं, हम मैन्युफैक्चरर हैं, तो मेरा पीछे जो माल आता है वो हिंदुओं से आता है, मेरे जो सप्लायर हैं वो हिंदू हैं, मेरे यहाँ मेन कारीगर है। हमारे यहाँ अहमदाबाद में पंचाल होते हैं जो मशीन का जो काम करते हैं ना, पंचाल एक कौम है हिंदुओं में, वो एक्सपर्ट होती है, तो मैंने कहा वो पंचाल है। उसके बाद मेरे यहाँ मशीनिस्ट हैं, फिर टेस्टिंग होता है, फिर मेरा जो माल जाता है वो 100% हिंदुओं के वहाँ जाता है। तो अगर ये हिंदू आप जो बता रहे हो कि अगर इस तरह से है तो मुसलमान तो बर्बाद हो चुका होता कब का। मैंने कहा आराम से मुसलमान कारोबार करता है, हाँ है,
ये जो आप बता रहे हो ये हो रहा है, लेकिन एक बहुत ही माइनर तबका है। तो मैंने उस पर यह कहा कि देखो कुछ गलतियां हमारी भी हैं, एज इन मुसलमानों की। एज ए मुस्लिम। अच्छा। मैंने कहा, और मैंने कहा कि जो बात कर रहा था तो इस्लामिक स्कॉलर भी थे उसमें, तो मैंने कहा आप बताइए कि प्रॉफिट ने कहा कि बेहतरीन इबादत क्या है? नमाज नहीं कहा, रोज़ा नहीं कहा, बल्कि कहा बेहतरीन इबादत मुहासिबा है। मुहासिबा है ना, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। और आपने यूं फरमाया कि रात को सोने से पहले आदमी अपने गिरेबान में देखे कि आज दिन भर में मैंने कितने सही काम किए, कितने गलत किए। तो मैंने कहा कभी हम मुहासिबा तो करें अपना भी, कि जो गलती ये जो हो रहा है इसमें गलतियां हमारी भी हैं। हाँ 30% दूसरे की है। तो मैंने कहा अगर ये 70% जो मेरी गलती है ना, जिस दिन इसको मैंने ठीक कर दिया ना, तो वो 30% अपने आप ठीक हो जाएगी। बोलते हैं ना वो इट विल फॉल इन प्लेस। तो हमको भी, तो आप मानते हो इन चीजों में 70% गलती मुसलमानों की होती है? नहीं मतलब कुछ चीजें जो भाई हमारी भी जो गलतियां हैं, मैं कहता हूं 70 नहीं, चलो 40। अब कम मत करो आप। अरे नहीं इसलिए नहीं, मजाक कर। इसलिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरी गलती जो है वो तो मैं ठीक कर सकता हूं ना। आप मेरे बारे में जो सोचते हो आपने वो बहुत अच्छी बात की गई, मैं अपनी गलती सुधारूंगा, सामने वाला अपनी सुधार लेगा और अपने आप। ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो मैं अपना भी देखूं कि मेरे अंदर में क्या गलतियां हैं। जैसे एक चीज़ जो आप बता रहे थे अभी कि वहाँ पे यहाँ के लोग लेके अपने ओपिनियन देते हैं, वक्फ पे यहाँ पे इतना प्रोटेस्ट चल रहा है, जाहिर तौर पे वहाँ पढ़े लिखे लोग हैं तो वक्फ के प्रावधान वो भी पढ़ते होंगे, क्या उनको वो प्रोटेस्ट जायज़ लगता है या नाजायज़ लगता है? ये एग्जांपल मैं दे रहा हूँ यूसीसी इसी तरह से, तो इस तरह की चीज़ों को वो कैसे वक्फ देखते क्योंकि रेलिवेंट है। देखिए वक्फ पर मेरा एक बहुत, मुझे भी नहीं मालूम था, मेरा एक इंटरव्यू बहुत वायरल हो गया वहाँ सब में। मैंने वक्फ पर जब ये चल रहा था बहुत, तो उस वक्त मैंने इंटरव्यू दिया था। मैंने कहा यार देखिए अभी कानून, जब कानून आया नहीं था, बिल था, मैंने कहा वो छोड़ दीजिए, बिल आएगा नहीं आएगा ये तो अभी हो रहा है ना, मोदी तो अभी आए, मुझे सिर्फ बता दीजिए आप। ये बात मैंने वहाँ कही। मैंने कहा हम मदीना में बैठे हैं और एक हिंदुस्तान के बहुत प्रोमिनेंट इस्लामिक स्कॉलर भी थे, अच्छा, बहुत बड़ा नाम है हिंदुस्तान में उनका, नाम ही बताई दीजिए। बड़ी मुसीबत। नाम anyway, मुझे मालूम है इनकी, लेकिन इनकी रिक्वेस्ट पर नाम नहीं Anyway, बताते। लेकिन बहुत बड़ा आदमी, बहुत बड़ा और आदमी। मैंने उनकी कोई वो नहीं, मैंने एक लाइन बोल दूं, मैं वक्फ पर जो सोच सकते हो आप सबसे बड़ा आदमी। वो मैंने बता ही उनको ये देंगे कहा, थोड़ी देर में। मैंने कहा कि मौलाना एक बात है जो वक्फ की जो बात है, आप कहते हो कि ये इसमें जो होगा ये होगा जो भी है, तो मैंने कहा मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि ये मसला भी है ना सियासी है, पॉलिटिकल है। सही है। वो जो पार्टी लेके भी आई है ना वो उसका पॉलिटिकल डिविडेंड देखती है। तो मैंने कहा जो मसला पॉलिटिकल होता है ना उसको हल पॉलिटिकली किया जा सकता है। आप पॉलिटिकल मसले को सुप्रीम कोर्ट से हल करने जाओगे तो मार खाओगे। और सड़क में या 4 लाख लोग लेके मैंने कहा कि 5 लाख नहीं 20 लाख लोग। मैंने कहा हुकूमतें हैं ना जो दुनिया में, क्योंकि मैं मेरे साथ इसलिए कोई नहीं कर सकता क्योंकि मैंने ये किया है सब। मैंने कहा मोदी साहब के खिलाफ बड़े जुलूस और सब निकाले। मैंने कहा कोई हुकूमत दुनिया में आपकी ये पब्लिक की जो ताकत आप बता रहे हो ना इससे वो हिलती ही नहीं है, वरना हुकूमत ही नहीं है। तो बोले क्या, तो मैंने कहा कि आपको जो लगता है ये जो भी आपने बताया कि इसमें ये गलत है ये गलत है ये गलत है, तो आपको मुल्क के प्राइम मिनिस्टर से बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? मैंने कहा क्यों नहीं करते आप? जिससे इशू है उससे तो मिलो। मैंने कहा ये इश्यू है मोदी से रिलेटेड, तो मोदी और मोदी के जो इंपॉर्टेंट लोग हैं जो मेन, आपको उनके सामने रखनी चाहिए बात, क्यों नहीं रखते आप? क्या बोले उसका और मैंने कहा इससे पहले भी जितने मसले आए आप क्यों नहीं मिले इनसे? आप मिले एक बार भी? क्यों नहीं मिले? और मैंने कहा देखिए, और इसलिए नहीं मिले, उनकी भी दुकान बंद हो जाएगी। मैंने कहा एक मिनट, मैंने ये कहा कि देखिए मोदी हो या जो भी हो ना, अल्टीमेटली हुकूमत करने आए, मुल्क चलाते हैं, और अगर समझो हाँ तुम्हारी बात नहीं मानते, कम से कम उनको ये तो लगेगा कि भाई हाँ क्या हो रहा है या क्या सही है क्या गलत है। और मैंने कहा हर बात हर एक को मालूम नहीं होती। प्राइम मिनिस्टर ठीक है हैं, बोलते हैं ना भाई एक हेड ऑफ द फैमिली है, उसको सब मालूम नहीं होता। एक सीईओ होता है बंबई में बैठता है और पूरी दुनिया में उसकी ऑफिस में क्या क्या होता है नहीं मालूम होता, कभी आपको बताना पड़ता है। तो मैंने उनको ये कहा कि आपने बताया, और फिर मेरा जो सवाल था उनसे वो ये था वक्फ के, कि ये तो अभी कानून आया है ना, इससे 70 साल पहले तो नहीं था ना। मैंने कहा हम मदीना मुनव्वरा में बैठे हैं, ये वो जगह है कि यहाँ प्रॉफिट ने हिजरत की थी, जो माइग्रेशन किया था, जो हिजरी सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है। मौलाना आप मुझे बताइए कि प्रॉफिट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने आकर सबसे पहले 2 इदारे कौन से कायम किए थे? औकाफ और
बैतुल माल। अच्छा, दोनों रिलेटेड थे लोगों की वेल बीइंग। मतलब वक़फ़ का मतलब ये था कि भाई हमारे पास एक कॉर्पस हो, एसेट हो, उसकी जो अर्निंग हो उससे यतीम, बेवा, गरीब, मिस्कीन, ये लफ्ज़ हैं, उनका हम खैर खाई का काम करें, बेवा मुतालिका। जी। तो मैंने कहा ये है जो हमारे पास वक़फ़ है आज हिंदुस्तान में। आप कहते हो 8 लाख करोड़ या कितने लाख करोड़ की, तो मैंने कहा अगर आप कहते हो 8 लाख करोड़, तो उसकी कम से कम इनकम, कम से कम, कोई बेवकूफ़ बोलते हैं ना, कम अकल भी उसको संभाले तो कम से कम 15,000 करोड़ आने चाहिए। मैंने कहा मैं नहीं कहता, जस्टिस सच्चर ने 2007 में अपने सच्चर कमेटी के रिपोर्ट में लिखा है, उस जमाने में जो वक़फ़ की जो प्रॉपर्टी थी, उन्होंने ये कहा है कि इसकी तब कहा था 12,000 करोड़ की इनकम होनी चाहिए, जबकि उसकी होती है 200 करोड़ भी नहीं होते। तो मैंने कहा मौलाना आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए, दो में से एक चीज तो हो रही है, या तो बेईमानी है या हम इनकॉम्पिटेंट हैं, तीसरी बात नहीं है ना। अभी तो तब तो मोदी नहीं, मोदी तो अभी है ना। आप मुझे बताइए कौन से यतीम बच्चे को वक़फ़ से कुछ मिला, सही बात, कौन सी बेवा को यहां से मिला। और मैंने कहा हम यहां हैं ना, जिस मुल्क में, यहां भी तो औकाफ है ना। मैंने कहा यहां के औकाफ को जाके देखिए, उसको वो इस तरह से चलाते हैं जैसे एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है ना, रियल एस्टेट की, उस तरह से चलती है। ये एक इस वक्त पे आपको एक रियलिटी चेक मिला ना। लेकिन आप जो इससे पहले बात कर रहे थे उसमें मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा है कि इन्होंने सजेशन दिया उन बड़े साहब को कि आप जाके मोदी जी से मिलो। मोदी जी से तो मिलते हैं, मुस्लिम डेलीगेशंस तो मिलते हैं, वो कैसे सुनते हैं उनकी बातों को, और वक्त पे कभी कोई मिला उनसे जाके? और इसमें एक चीज़ देखें सौरभ, पहले कि जो 24 ग्लोबल ऑनर मिले पीएम मोदी को, उनमें से 8 इस्लामिक देशों के हैं। बिल्कुल सही। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, बहरीन, ऐसे शानदार देशों ने अपने हाईएस्ट ऑनर दिया पीएम मोदी को। तो क्या उन सरकारों की नज़र यहाँ के सरकार के कामकाज पे नहीं रहती? बिल्कुल नहीं। निश्चित तौर पे रहती होगी। प्राइम मिनिस्टर मोदी की अगर वफ़्त से पहले ही बात करें, बहुत सारे डेलीगेशन मिले, वोरा कम्युनिटी के इतने सारे लोग जो कि बिजनेस कम्युनिटी है, वो ज़्यादा प्रगतिशील हैं, वो एक एक पहलू को ठीक तरीके से जानते हैं, उनके बहुत सारे डेलीगेशन जाके उस पर मिले थे, बहुत ज़्यादा सुझाव भी दिए गए थे, और सुझावों के लिए तो हमेशा ही तैयार रहते हैं। अगर आपको दिलचस्पी बताऊँ कि राम मंदिर बनने के बाद एक मुस्लिम डेलीगेशन गया हुआ था पीएम से मिलने। अच्छा। और जैसे उस डेलीगेशन में पीएम ने बताया कि हाँ बताइए क्या करना चाहिए कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए और क्या कुछ करना चाहिए, उनमें से एक शख्स ने बड़े दबे जुबान में कहा कि राम सर्किट तो बनता है, सूफी सर्किट क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि सरकार बिल्कुल इस पर काम कर रही है और आप और आइडिया दीजिए कि क्या क्या किया जा सकता है सूफी सर्किट को लेकर। और एक मेंबर ने उसमें ये जिक्र कर दिया कि हम लोग कुछ लोगों को लेके अयोध्या जाना चाहते हैं। हमें सोर्सेज के द्वारा उसी डेलीगेशन के लोगों ने ये बताया कि इस बात को पीएम ने तवज्जो ही नहीं दिया। उनका जोर इस बात पे था कि अगर कम्युनिटी का डेलीगेशन है तो इस कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए, वो सारी चीजें उसके साथ भी ने कहा कि हम कुछ मुसलमानों को अयोध्या राम मंदिर ले जाए, राम मंदिर लेके जाने के लिए जाहिर तौर पे, क्योंकि वैसा अभियान चल रहा था बीजेपी का, वो बीजेपी से जुड़े हुए थे, तो उनको ये लगा कि ये बात मैं कहूंगा बड़े खुश हो जाएंगे बहुत। उन्होंने तिरछी नजर से अवॉइड किया और मैसेज उनको मिल गया था कि हाँ ये ऑप्टिक्स वाले चीजें करने की जरूरत नहीं, कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए कीजिए। और जब गुजरात में वो रहे हैं, जब आप देखें कि कोई भी फॉरेन डेलीगेट वहाँ गया तो अगर वो गांधी स्मृति जाता था तो मस्जिद में भी ले जाकर वो दिखा देते। बल्कि मैं आपको अब अहमदाबाद छेड़ा है तो मुझे बोलना पड़ेगा। अहमदाबाद में एक सरखेज रोजा है, मस्जिद है जो एक्चुअली आपकी जामा मस्जिद से बड़ी है, 1401 में बनी है। वो सालों के बाद, कुछ साल पहले हम बचपन में जाते थे, वो डिलेपिटेटेड हो गई थी, वहां पर जुआरी नमाज तक कोई डरता था जाने के लिए। मोदी साहब ने 2007 में उसको बोला कि यार इसको मुझे ठीक करना है, उन्होंने वहां बाग बनाया। वो जो हॉल्स थी ना 1 किलोमीटर की रेडियस में पानी नहीं होता था, बचपन में पानी देखते थे हम, इन्होंने वो जो फ्लड के जो वाटर से उसको भरा, उसको वापस आबाद किया और फिर सूफी म्यूजिक फेस्टिवल शुरू करी वहां। अच्छा। और मुझे याद है 3 साल तक तो मैंने मोदी साहब को देखा है वहां पर, वहां के फोटो लगे, मेरा जाना हुआ रिसेंटली, उनके फोटो लगे। और लास्ट 2019 में मोदी साहब एबे जो जापान के प्राइम मिनिस्टर थे उनको अहमदाबाद लेके आए थे, और आपको पता है कहां लेकर गए सबसे पहले? सीदी सैयद की जाली की मस्जिद में, और वो जाली वाली मस्जिद जो है ना वो तबलीग जमात का मरकज है, लेके गए।
सूफी सर वो तो कार्यक्रम में तो यहाँ दिल्ली में भी जाते हैं। हाँ हाँ, ये पुराना किला पे जो पुराने होता है। किले वाले पे, और उस इंटरेक्शन के जैसे जो भी मिलने उनसे गया है उनके अनुभवों को पीछे तो एकदम आपको आप अलग तो तरीके से शिकायतें लेके भी गए उनके पास, बहुत मोदी जी के हाँ, पास बिल्कुल मोर्चे निकाले आपने उनके खिलाफ। मोर्चे उतने शिकायत लेके गए एक बार। तो मेरा अब वो सुनते, सिर्फ सुनते हैं। एक कोई बार बाहर से सोचता हुआ कि मान लो जफर सरेश वाला जो है नहीं, गए मेरे होंगे, को भाई बोला ये एक बार- इनकी ईसा बड़ा गलत हो रहा है तो मोदी जी डांट देते होंगे या मोदी जी उलझ जाते होंगे, ऐसा क्या? नहीं, एक बार मैं अहमदाबाद के, जो अहमदाबाद में पथारे वाले बोलते हैं, जो फुटपाथ पे करते हैं ना, तो एक 3 दरवाजे में इनका रिवैम्प चल रहा था, जो 3 दरवाजे के इलाके में, तो ये लगा कि ये 3-4 हज़ार, तो मैं उनको लेकर गया। उनके अपने जो भी बेचारों के मसले थे, अब वो जो नॉर्मल उस आदमी जिसको मैं लेके गया था ना, उसको नॉर्मल म्यूनसिपैलिटी का ऑफिसर उससे बात करने को तैयार नहीं था, और यहाँ मैं ले गया चीफ मिनिस्टर के पास। तो मेरा था खाली दिखाऊं, बात तो मैं करूंगा। तो मुझे बोले नहीं, उसको बोलने दो। तो वो अच्छा। बोल रहा था, तो फिर मुझे लगा यार ये कुछ बहुत ज्यादा बोला है। बोले नहीं नहीं, बोलो, अच्छा, हाँ बोलो, पूरा बोलो। तो उसका असर खाली क्या हुआ मालूम है? म्यूनसिपैलिटी वाले जो हैरान करते थे ना उसको, उन्होंने, वो जो ऑफिसर कमिश्नर ने फोन किया, बोले यार तुम कहाँ वहां चले गए। तो मेरा कहना यह है इसके बाद कि मुसलमानों का एक तबका ऐसा होना चाहिए जो पॉलिटिशियन नहीं हो, भाई उनकी ठीक है, बेचारों की दुकान चलती है, सियासी लोगों की, चलने दो उनको, लेकिन जो मुसलमानों का जो इंटेलेक्चुअल है, उसमें बिजनेसमैन है, प्रोफेशनल्स हैं, जो एजुकेशनिस्ट हैं, इस्लामिक स्कॉलर भी हैं, क्योंकि जो आपके टीवी पे जो आते हैं ना, वो इस्लामिक स्कॉलर नहीं है। वो तो आप लोगों ने एक स्टैंडर्ड बना दिया, 3 इंच की टोपी, 6 इंच की दाढ़ी, बड़े भाई का कुर्ता, छोटे भाई का पजामा। अरे सर वो एक मतलब 10 अक्षर में तो 8 तो वो अरबी के बोलते हैं, तो क्यों ना माने? अब आप तो अब ऐसा हो गया समझ में नहीं आता। अब टीवी हमें पे ऐसा समझ हो थोड़ी गया आती है, कि क्या वो बोल रहे हैं? कैरिकेचर। लेकिन जो इस्लामिक स्कॉलर हैं रियल में, ऐसे लोगों का एक तबका हो जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है, उनके साथ अपनी बात रखे। बहुत इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से सौरभ, आपके बहुत इंपॉर्टेंट शोज में से होगा जिस तरह से हम बात कर रहे हाँ, हैं। मुझे लग रहा है। जो आपने ये लिखा है ना, मुस्लिम वोटों के सौदागर, जो उन्होंने कहा 70% गलती हम अपनी क्यों नहीं मान रहे, ये लोग मानने नहीं दे रहे, कह रहे तुम नहीं तुम सड़क पर नमाज पढ़ो, मैं तुम्हें बचाऊंगा। तुम टेररिस्ट हो गए तो आईएसआईएस के अगेंस्ट में वकील लगाए, जो आईएसआईएस में पकड़े गए उनके अगेंस्ट में वकील लगाए सुद्दीन ओवैसी ने। अखिलेश यादव ने जो लोग बम ब्लास्ट में पकड़े गए, बाद में सबको फांसी की सजा हुई, उनको कोर्ट में कहा इनको छोड़ दो। तो इन्होंने अपने वोट बैंक के नाते कि नहीं, इनको गलतियां करो, मैं तुम्हें माफ करूंगा, जिसे हम मुस्लिम अपीजमेंट कहते हैं, वो क्यों है? एक बड़ा वो सिंपल पाला तरीका- इनको बड़े एक सिंपल आजकल उससे भी आसान तरीका मिल गया। इसके लिए तो चलो फिर भी किसी की नाराजगी मोल लेनी पड़ती है या कोई वकील करना पड़ता है, फिर भी वो कुछ कर रहा है। अच्छा, आज तो आर्टिकल लिख दो, गाजा पे लिख दो आर्टिकल, ये तो ईरान पे लिख दो आर्टिकल। सोनिया गांधी ने ईरान पे आर्टिकल लिख दिया, वो हो गई फर्ज अदायगी। तो वे देश का शिया मुसलमान खुश है, ईरान के समर्थन में भारत आ जाए, गाजा पे लिख दो तो सुन्नी मुसलमान आपने खुश। गाजा छेड़ा, हाँ। तब मुझे बोलना पड़ेगा। मैं इजराइल गया था 2017 में, हमारे लोगों ने यहाँ से भेजा था, और मैं आपको उसकी रीजन बताता हूँ कि मैं जबरदस्त, आप ज्यादा बोल रहे हो, कहीं देख लूंगे बेदखली ना हो जाओ आप आधे घंटे पे। अब वो हुआ ये कि इजराइल इसलिए, और तो मैंने कहा सर मैं इजराइल अकेला नहीं जाऊंगा, मैं पैलेस्टाइन भी जाऊंगा। तो बोले ठीक है। तो पैलेस्टाइन में इसलिए गया था कि 2012 में महमूद अब्बास साहब आए थे यहाँ इंडिया, अगर आपको याद हो तो मनमोहन सिंह साहब ने $15 मिलियन का एक यूनिवर्सिटी में एक साइंस का सेंटर का वादा किया था। तो वो तो हुआ नहीं। 2015 में उस 15 मिलियन के 8 मिलियन मोदी की सरकार ने दिए, और फिर 16 में और 8 मिलियन दिए, तो 15 मिलियन पहुंच गए। तो वो मैं गया, जाके मैंने उसका वो किया पूरा। तो उस वक्त मुझे, क्योंकि मैं इजराइल भी गया, वहाँ भी उनके बड़े मैं नेसेट में जाना हुआ, उनके नेशनल सिक्योरिटी, उनके सारे अल्ट्रा राइट विंग के जो लोग थे उनसे भी मिला, मुसलमानों से भी मिला, हमास के लोगों से भी मिला मैं। तो मैंने उनको खाली इतना बोला, मैंने कहा यार ये जो तुम्हारी सोच है ना, इससे 80 साल तो निकाल दिए तुमने, है ना, 80 साल निकल गए, 3 जनरेशन खत्म हो गए, इसके बाद भी अकल। और मैंने उनको प्रॉफिट की जिंदगी के एक वाक़े का हवाला दिया, जो प्रॉफिट ने अपनी जिंदगी में, जिसको सुलह हुदैबिया बोलते हैं, जो पीस ट्रीटी है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस ट्रीटी इन द हिस्ट्री, जो प्रॉफिट ने 6 हिजरी में की थी। और वो ट्रीटी के अंदर मैं आपको 2-3 लफ्ज बताना, वो उसको कहना चाहता हूं, बस खत्म हो रही है। वो पीस ट्रीटी में लिखा कि भाई ये किसके दरमियान में ट्रीटी, भाई इनके दरमियान में, और मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो जो सामने वाला था उसने कहा आपको रसूल मानते, तो ये झगड़ा ही किस बात का था, तो रसूलुल्लाह का लफ्ज निकाल दिया। फिर लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
तो कहा कि अगर अल्लाह को मानते तो फिर हम तुम्हारा झगड़ा ही कहाँ से था। आपने कहा कि अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो आपने हजरत अली को कहा कि ये भी निकाल दो। और फिर ट्रीटी जो हुई कि भाई ठीक है, इनकी सारी कंडीशन को मान ली, बस अमनो अमान रहे। और मैंने कहा देखो उससे बात क्या हुआ, मैंने कहा अगर तुम कब तक लड़ते रहोगे, जिंदगियां और चली जाएंगी और निकल जाएगा, हासिल क्या होगा। तो मैं तब भी उनको ये कहा था कि यार जो भी है बैठ के इनके साथ ट्रीटी करो, और एक भाई वो उनका मुल्क है, तुम्हारा मुल्क है, लेकिन ये लड़ाई से, एजिटेशन से कुछ हासिल नहीं होगा। आज वो लोग मोदी के बारे में क्या सोचते हैं? मोदी साहब के बारे में? ये मैंने सऊदी अरब और यूएई और यहाँ सब में जाता हूँ तो इन सबके ऑनर्स मिले हुए हैं, हाईएस्ट ऑनर्स मिले हुए हैं। भारत रत्न इक्विवेलेंट। नहीं बिल्कुल। देखिए मोदी साहब का एक बहुत बड़ा, मैं एक अपने प्राइम मिनिस्टर का वो ये कहूँगा, आज भी हम लोग एक इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड को मैं लेके जा रहा हूँ, दुआ करो आप लोग, क्या ये बहुत बड़ा काम होगा हिंदुस्तान का, गैस डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क वी वांट टू सेट अप इन रियाद इंशाल्लाह। तो भाई हमारा प्राइम मिनिस्टर जहाँ जाता है ना, मैं बोलता हूँ बहुत अच्छा है, उसके बाद हमारे लिए दरवाज़ा खुलता है। जैसे मैं मेरे लड़के को, ही इज़ डूइंग सम बिजनेस अबू धाबी में, तो मैं उसको खाली बोलता हूँ बेसिकली आई विल ओपन द डोर फॉर यू, तो मेरे को बोलता है बस अब्बा आई ओनली वांट दैट, यू ओपन द डोर। तो मैंने कहा हमारा जो प्राइम मिनिस्टर जहाँ जाता है, ही इज़ ओपनिंग द डोर फॉर यू। उसके बाद तो आप अपना कर्तव्य बताओ, वो दरवाज़ा ही नहीं खुल रहा था भाई इतने सालों से। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का जो, ये मुस्लिम कंट्रीज का दरवाजा भी मोदी जी ने खोला है। हाँ यानी उसमें तो आपको मानना पड़ेगा। देखो सऊदी अरब वो 2016 में गए, फिर एक और बार गए, और अभी 2019 में गए थे, और अभी तीसरी बार गए। अच्छा वो 2 मरतबा आए, यूएई के 2-3 सफ़र हुए उनका यहाँ आना हुआ। तो हाँ मतलब मैं इनकार नहीं करता हमारी पिछली सरकारों का, भाई ठीक है, यानी मैं उसको यूँ कहूँगा कि ये 400 मीटर्स रिले है, लेकिन जो बैटन लास्ट में दौड़ा कर जो वो मोदी साहब को देना पड़ेगा आपको। हाँ ठीक है, उनकी भी एक है, लेकिन जो बोलते हैं ना, जो लास्ट लेग के अंदर जो उसके तक पहुंचे, फिनिश लाइन तक दौड़ाता है, फिनिश लाइन तक, तो मैं समझता हूं कि उसके रोल को आप इनकार नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी के, उन्होंने हमारे लिए दरवाजा खोला है, और एक पॉजिटिविटी है वहां के लोगों में हिंदुस्तानियों को देखकर, और वो मैंने देखा। इससे कि देखिए सऊदी अरब जो है ना, अभी वो पोजीशन में जो आज से 35 साल पहले यूएई था। जबरदस्त डेवलपमेंट हो रहा है, और हिंदुस्तानियों को इससे बेहतर कोई जगह नहीं होगी। ठीक। और हमारे गरीब मुझे वहां दिखे, अपने यूपी बिहार के मजदूर जिनको यहाँ 15,000 रुपए नहीं मिलते, वहाँ उनको 1200-1300 रियाल की तनख्वाह मिलती है, यानी 30-35 हज़ार रुपये, खाना पीना फ्री, वो अपने घर में 30,000 रुपये बेच सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारा ये फोकस जो मोदी साहब का है वो बहुत सही है। आज हम तीनों, आप पहले से तय था कि ज़रा सुनेंगे आपके, क्योंकि अनुभव बहुत अच्छे हैं, और आपके ये अनुभव बहुत काम आ सकते हैं यहाँ लोगों के, अगर आपकी बातों को सुने और उस पर कुछ विचार करें। अमल करना तो आगे की बात है, थोड़ा सा उस पर अगर हम लोग सब सोचें तो पता चलेगा दुनिया कहाँ जा रही है साहब, दुनिया क्या सोच रही है, और हम कहाँ किन चीज़ों में फंसे हुए हैं, और जो अच्छा हो रहा है उसको अप्रिशिएट करें। नरेंद्र मोदी है तो हिंदुत्व का एक आइकन है, तो देश का प्रधानमंत्री भी है। जैसे इन्होंने कहा कि मुस्लिम दुनिया में जाते हैं तो दरवाज़ा खुलता है हमारे लिए, बाकी तो फिर देशवासियों का काम है ना, जिसको जाना है जाए, करे व्यापार, वहाँ जा करके काम करे, किसने रोका हुआ है। तो दुनिया आपकी है, चलना चाहिए आपको बस। बहुत शुक्रिया जबर साहब, आप प्रोग्राम में, बहुत धन्यवाद आपको, बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे। देवेंद्र बहुत शुक्रिया, शांतनु बहुत शुक्रिया। आपके किस्से बाकी हैं अभी वो अगले प्रोग्राम में। आप देख रहे थे कॉफी पर कुरुक्षेत्र, आज इतना ही।